नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त की अगली खबर पे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। मतगणना जारी है और पल पल आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। तब्दीलियां, शुरुआती रुझान में एनडीए आगे, 120 सीटों पर आगे चल रही एनडीए। महागठबंधन इस वक्त 74 सीटों पर आगे है। लगातार हम देख रहे हैं इस वक्त जनसुराज 2 पर और बाकी 5 दिख रहे हैं। शुरुआती रुझान में कह सकते हैं कि एनडीए काफी तेजी से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल काउंटिंग को 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और शुरुआती रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं। 120 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। महागठबंधन 74 सीटों पर। और सबसे दिलचस्प, जनसुराज जो पहली बार बिहार में चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो भी 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है इस वक्त। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए बढ़त बनाए हुआ है। बिहार चुनाव में जबरदस्त तरीके से हमने देखा किस तरह से प्रचार प्रसार हुआ। नीतीश कुमार और एक तरह से कह सकते हैं तेजस्वी यादव, इनके बीच में कहा जा रही थी कि ये सबसे बड़ी टक्कर होगी और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाते हुए दिख रही है इस वक्त एनडीए। डिप्टी सीएम भी रुझान में आगे चल रहे हैं और अभी तक जो देखने को मिल रहा है कि जिन सीटों पर पिछली बार भी एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहा था, वहां पर एनडीए अभी भी बढ़त बनाते हुए, और वही चीज कहीं ना कहीं महागठबंधन को लेकर भी फिलहाल नजर आ रही है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सर, 1 घंटा हो चुका है और ट्रेंड सेट होने में, खैर आपने ऐसा कहा था कि अभी 10 बजे तक थोड़ी चीजें साफ होती नजर आएगी, लेकिन शुरुआती तौर पर देखें तो एनडीए आगे नजर आ रही है। और महागठबंधन की अगर हम बात करें तो आरजेडी का जो पिछले साल परफॉर्मेंस रहा था, कुछ उसी तरह के नंबर्स इस बार भी कहीं ना कहीं आते हुए दिख रहे हैं। उससे कुछ आगे होता शायद, खैर कह नहीं सकते, जल्दी होगी। देखिए, लेकिन एक लगभग जैसा पीछे 1 घंटा का समय हो गया, अब लगभग जो ट्रेंड सेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जो नई व्यवस्था है चुनाव की, उसके हिसाब से पोस्टल के साथ साथ ईवीएम की भी गिनती शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि पोस्टल के साथ साथ जब ईवीएम की गिनती शुरू हो रही है तो ये ट्रेंड बताने लगता है, क्योंकि दोनों गठबंधनों के बीच लगभग 40 से 50 सीटों का फासला है और वो लगातार कभी घट रहा कभी बढ़ रहा है। लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं आया है कि महागठबंधन या तो बराबरी पे नजर आया हो या आसपास नजर आया। तो ये साफ तौर पर एक संकेत है कि एग्जिट पोलों ने जो दिशा बताई थी, लगभग ये चुनाव के नतीजे उसी ओर ये ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था कि अभी लगभग हमको 1 घंटा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब 3 से 4 राउंड की गिनती जब शुरू हो जाती है, तब वो ट्रेंड एक तरह से और पूरी तरह से सेट होने लगता है। क्योंकि अभी शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि कोई नेता अचानक से आगे निकलता है, फिर वो पीछे आ जाता है। कोई गठबंधन अचानक से 2, 4, 10 सीटें आगे निकलता है, फिर पीछे आता नजर आता है। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर है कि ये जो ट्रेंड दिखा रहा है, ये बता रहा है कि चुनाव के नतीजे किस ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी, एग्जिट पोल की मनोज जी आपने बात करी, तो जो तमाम एग्जिट पोल, चाहे मेट्राइज हो, पीपल इनसाइड, चाणक्य, पीपल, जेबीसी, दैनिक भास्कर, सभी जो थे, इन्होंने लगभग उनकी जो लोअर लिमिट है वो उन्होंने बहुमत ही बताई थी कि बढ़त बनाती हुई एनडीए नजर आ रही है। एक एक्सेप्ट एक्सिस माय इंडिया, जिन्होंने कहा था कि शायद एनडीए की लोअर लिमिट 120-21 होनी चाहिए, इकलौता ऐसा एग्जिट पोल था। तो कहीं ना कहीं चर्चा बढ़ गई इसको लेकर। लेकिन जाहिर तौर पर ये देखने को मिला है कि जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में अपनी सक्रियता दिखाई है और चुनाव दर चुनाव जो ताकत बीजेपी की मिली है जेडीयू को, कहीं ना कहीं वो एनडीए के लिए बड़ी लाभकारी साबित होती नजर आई है। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है राजनीति में स्ट्राइक रेट। कांग्रेस के साथ जो दिक्कत हो रही है, आरजेडी की जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसमें हम सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो उसके सहयोगी है मुकेश सहनी, जिसको उन्होंने डिप्टी सीएम घोषित कर दिया था, उनकी पार्टी अभी तक कुछ खास करती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस, जिसने अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो भी
जिस स्ट्राइक रेट से वो आगे बढ़ रहे हैं, लगभग उनका 25% का स्ट्राइक रेट भी अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो ये वो इस गठबंधन के वो जो कमजोर कड़ियां हैं जो इसके कारण आरजेडी पूरे या महागठबंधन मुकाबले में नहीं दिख रहा है। बीजेपी की हम बात करें तो आप देखिए बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पे लड़ी थी, लेकिन दोनों अभी 13 में बराबर चल रही है। दोनों का स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर का जा रहा है। तो चूंकि अगर हम टोटल सीटों में देखें तो आपको चुनाव जीतने के लिए 50% का ही स्ट्राइक रेट चाहिए होता है। 243 की हमने देख रहे हैं, उसमें आपको 122 सीटें किसी भी गठबंधन को जीतने के लिए चाहिए। इसके साथ ही जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम की बात कर रहे हैं, RLSSC की बात कर लें, इसके साथ ही रामविलास पासवान जो उनकी बेटे हैं उनकी बात कर लें, हम चिराग पासवान की पार्टी थी, तो ये सारे जो है गठबंधन के सहयोगी बेहतर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है और सब अपने अपने पॉकेट में मजबूती से लड़े हैं और अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और जेडीयू के साथ ये हो नहीं पाया है, जिसका पूरा खामियाज हमको पूरा जो रिफ्लेक्शन है वो इस टैली में नजर आ रहा है। निश्चित रूप से तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि महागठबंधन की गाड़ी के 3 पहिए अकेले तेजस्वी संभाले हुए हैं और आखिर का एक पहिया कांग्रेस और वाम दलों के पास है। और सवाल तो ये भी उठ रहा है कि शायद वाम दल कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन कर जाए, इसकी उम्मीद हो रही है। लेकिन अगर ये दोनों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो आरजेडी अगर अपना परफॉर्मेंस मेंटेन भी करे तो भी ये बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। देखिए निश्चित तौर पर अगर 2020 के चुनाव की हम बात करें तो 16-17 हजार वोटों का अंतर था दोनों गठबंधनों के बीच और एक नजदीकी मुकाबला था जहां पर हमने देखा था कि आरजेडी का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा का था, लेकिन कांग्रेस ने फिर वहां गच्चा दे दिया था, जिसके कारण गठबंधन जो है वो बहुमत से कुछ आंकड़ों से रह गया था। 19,000 वोटों के अंतर से नीतीश कुमार ने फिर से सरकार बना ली थी। इस बार हमने देखा कि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की और पिछली हर बार चुनाव के मुकाबले 7 से 8% ज्यादा वोट किया है। तो जब हम देखते हैं कि जो ट्रेंड्स बताता है चुनाव का कि बहुत जब दो बड़े दल या दो बड़े गठबंधन चुनाव लड़ते हैं तो हार जीत के बीच में मुश्किल से बहुत मुश्किल 2 से 3% का अंतर रहता है। लेकिन अगर ये अंतर जैसी 2 से 2.5 और 2.5-3 से ऊपर जाता है तो वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा था कि बीजेपी और उसके गठबंधन ने एक तरफा सीटें जीती थी और दूसरा गठबंधन नजर नहीं आया। हमने मध्य प्रदेश में देखा इसी विधानसभा चुनाव 2023 में कि बीजेपी को 163 सीटें मिली, कांग्रेस केवल 66 सीटों पर सिमट के रह गई थी, जो 2003 के बाद उनका सबसे बुरा प्रदर्शन था जब वो 173 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अगर बिहार में भी अगर ये अंतर 3% होता है या बढ़ता है तो मुझे लगता है कि जो जिस पोल के अनुमान थे उससे कहीं बड़ी ये जीत इस बीजेपी के गठबंधन को यह मिल सकती है। निश्चित रूप से लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तार जानकारी के लिए। तो शुरुआती रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखिए बात यह है कि अगर जैसा तेजस्वी यादव जी के शब्दों में कहा जाए कि ये चुनाव बदलाव का है, तो बदलाव का जब चुनाव होता है तो बहुत बड़ा अंतर नजर आने लगता है शुरुआती रुझानों में, पर फिलहाल वो नजर आता दिख नहीं रहा। पर ठीक है, अभी भी समय बाकी है, देखना दिलचस्प क्या ये चुनाव क्या ये मतगणना अभी और दिलचस्प होने जा रही है या जो एंटिसिपेट किया जा रहा है या जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं उसी दिशा में ये रिजल्ट जाता हुआ दिखेगा। पर खैर लगातार आपको नंबर अपडेट करते रहेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना इस वक्त जारी है और सभी की नजर एनडीए और महागठबंधन के बीच चुनाव जरूर हो रहा है। लेकिन याद रखिए यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान ने भी बहुत जोर लगाया है और जाहिर बात है कि अगर केंद्र में बने रहा है तो राज्य में भी मजबूती से खड़ा रहना होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम गठबंधन के अंदर के जो घटक दल हैं इनकी भी अभी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी परिपक्वता अपनी सक्रियता जो है जाहिर करनी होगी और अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि बिहार वो है जहां से बड़ी संख्या में सांसद केंद्र में जाते हैं और इस बात से कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है और जाहिर तौर पर इस चुनाव में वो करके दिखाना होगा।